नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुलियानी हरियाणा न्यूज़ एक्सप्रेस से। आज हम पहुंचे हैं अंबाला शहर की बैंक्वेट एंड फार्म ओनर एसोसिएशन के पास, जहां पर कि जाकर हमें पता लगा कि इन लोगों के जो यहां के ओनर हैं वो भी कोरोना वायरस और आने वाले केसों से बहुत परेशान हैं। और इनकी भी रोजी रोटी, आपको जैसे पता होगा कि इस सीज़न की सारी शादियां लगभग कैंसिल हो चुकी हैं और आने वाले समय में भी अभी नहीं लगता कि इस साल इनका कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी ऐसा इवेंट हो पाए। तो इसी चीज़ को जानने की कोशिश करने के लिए आपकी बात करवाएंगे एसोसिएशन के प्रधान श्री कंवलजीत सिंह खन्ना जी से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के चलते आप लोग इस स्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं और इस जो समय लॉकडाउन का पीरियड गया है या जो अभी आने वाला समय है, इसके अंदर आपको आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या नुकसान झेलने पड़े हैं। पहले तो मैं भारतवासियों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार बोलता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबको सादर प्रणाम। गुरु ग्रंथ साहब में एक बात लिखी है, जो मन चित्त न चेते सन सो गाली रब कियाँ। जिसका ये मतलब होता है कि जो हमने कभी सोचा नहीं था वो भगवान ने वो बात कर दी। इस चीज़ का हमें ख्वाबों ख्याल नहीं थे कि हमारे साथ कोई ऐसा शत्रु आएगा जो हमें ना दिखाई देगा ना महसूस होगा और ऐसे स्प्रेड हो जाएगा जिससे हमें अपनी रोटी की तो बाद में पहले तो जान के लाले पड़ जाएंगे। ये हमने कभी सोचा नहीं था। मैं मोदी सरकार, भाजपा सरकार और बाकी सरकारों सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वक्त रहते लॉकडाउन करके काफ़ी हद तक हमारे मुल्क की जानों को बचाया है। मैं पहले तो सारे अपने भाइयों से, भारतवासियों से और पूरी कायनात, पूरी दुनिया के लोगों से विनती करता हूँ कि जो हमें हमारी सरकार ने इस 1.5 महीने में, 2 महीने में एक बात समझाई है कि हमें एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसी रखनी है। एक हमें पाठ पढ़ाया गया, एक हमारी ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट हो चुकी है कि हमने अगर घर से बाहर निकलना है, इसको नॉर्मल करना भी है, तो उसमें हमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमें मूल रूप से ध्यान रखना है। मास्क को हमने अपनी बॉडी का एक अंग बनाना पड़ेगा हमें। दूसरी बात है कि हाथ मिलाने की बजाय हमने सबसे नमस्ते, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय राम जी की दूर से ही करनी पड़ेगी। एक दूसरे से थोड़ी सी डिस्टेंस में 1 मीटर 1.5 मीटर बना के रखनी पड़ेगी। जो ये कोरोना महामारी है, इससे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो तकरीबन हर बिज़नेस को लॉस हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे मीडियम क्लास के हैं बेचारे, जो मुंह से बोल नहीं सकते भी उनके क्या हालात हैं अंदर से, क्योंकि कहते हैं जी हम अगर अपना कोई कपड़ा उठाएंगे तो पेट नंगा होगा। तो कुछ मीडियम लोग तो अभी 2 महीने 3 महीने उनकी हालत है। और आने वाले टाइम में अगर इस महामारी पर काबू ना पाया गया तो हो सकता है लोग भूखमरी के नौबत पे आ जाएं, कंगाली के नौबत पे आ जाएं। हमारी जो ट्रेड है, जैसे बैंक्वेट हॉल है, होटल है, रेस्टोरेंट है, इसका जो भविष्य है अभी कुछ टाइम, काफ़ी टाइम के लिए हमें उज्जवल नहीं दिख रहा। हमें ये नहीं समझ आ रही। बाकी अब सुनने में आ रहा है कुछ लोग कह रहे हैं 3 मई को ये लॉकडाउन खुलेगा, कुछ कह रहे हैं एक्सटेंड होगा, कोई कह रहा है 15 मई 17 मई तक होगा, 30 मई तक होएगा, कुछ ये भी सुना था 30 जून तक होगा। हम ये समझते हैं कि हमारी जो ये लाइन है जो जिसमें अनलिमिटेड गैदरिंग होती है, क्योंकि हमारी कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसमें कस्टमर हमें बोलता है कि 200 आदमी होगा, वो कई बार 250 भी हो जाता है, कई बार 150 भी हो जाता है, लेकिन कई बार 300-300 400 भी हो जाता है। उसमें हमारे पास ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता ना कि 200 की जगह 400 आदमी आया, लेकिन 400 आदमी को 15 मिनट में चला गया, कोई आधे घंटे में चला गया, कुछ ज़्यादा देर तो 200 ही होते हैं, लेकिन
गैदरिंग काउंट करनी बड़ी मुश्किल होती है। और जो हमारा बिजनेस है इसमें जैसे 30 मई को भी खुल जाए तो हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि हम 10 आदमी 20 आदमी या 50 आदमी का कोई ऐसा फंक्शन कर सकें। ऐसा हमारे पास जो हमारे बैंक्वेट हॉल हैं उसमें हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जिनके बड़े फार्म हाउस बैंक्वेट हॉल्स हैं उन्होंने बैंक से लोन्स ले रखे हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो चंद दिनों का होता है, साल में 40-50 दिन हमारे काम होते हैं। तो अभी जो सब मुहूर्त देख रहे हैं कि अप्रैल मई में हमारा 10 मई तक अच्छा काम था, जिसके रहते हमने आगे के 4 महीने का गुजारा करना था। उसी से ही हमने लोग जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह देनी थी, उसी में हमने बैंक की इंस्टॉलमेंट्स देनी थी, उसी से ही हमने जो है बिजली के बिल या कोई मेंटेनेंस है तो उसमें हमने ये जो 2-4 महीने का सीज़न जो नहीं होता जिसमें हम बहुत मजबूर हो जाते हैं, उसी से ही हमारा गुजारा था। जैसे जैसा बैंक्वेट हॉल था उतने इस अप्रैल में 7-8 फंक्शन सबके पास थे, मई में भी 3-4 फंक्शन थे 10 मई तक, वो अब ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुके हैं। आज से पहले हमारा कोई 1-2 फंक्शन कैंसिल होते थे, कोई मजबूरी होती थी या वो आगे फर्दर पोस्टपोन हो जाता था। आज जो लोगों से बात होती है कह रहे जी ये तो हमारा फंक्शन कैंसिल कर दो, और मैंने कहा भाई साहब ऐसा है आप कोई अक्टूबर नवंबर में शादी कर लो, तो वो कहते हैं कि हाँ तब तक कोई हमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि अक्टूबर नवंबर तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा वहम पड़ा हुआ है कि पता नहीं ये अक्टूबर नवंबर तक, कई तो कहने को कह देते हैं ये 2024 तक चलेगा। जो मेरी पर्सनल राय है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती तब तक इसका हमारे मन से डर नहीं जाएगा। तो उस सिलसिले में उस भय के कारण लोग शादियां करने वक्त डरेंगे। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे अक्टूबर में 23 अक्टूबर 25 अक्टूबर को शादियां शिफ्ट की हैं, लेकिन वो भी अभी हम भी कंफर्म नहीं कर सकते जब तक हमें सरकार ये अलाउ नहीं करती कि आप मैरिज पैलेस खोल दो। जो हमें लगता है कि हमारा जो मैरिज पैलेस, होटल हैं, सिनेमाज हैं, ये मेरा ख्याल है सबसे बाद में खुलेंगे। हमारी जो सरकार है, भाजपा सरकार है, हम भी पूरा साथ देते हैं उनके साथ। अभी भी जैसे क्वारंटाइन के लिए उन्होंने हमारे बैंक्वेट हॉल मांगे तो हमने खुले ऑफ़र कर दिए कि हमारे बैंक्वेट हॉल आपके लिए हाजिर हैं, भगवान ना करे इसकी ज़रूरत ना पड़े, इतने पेशेंट ही ना आए। तो तहसीलदार साहब आए हमारे पैलेसों में आके, उन्होंने पूरा जगह की पैमाइश की, कितने बेड लग सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है। मैंने कहा जी हम तो तन मन धन से आपके साथ हैं। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारी जो भाषा को समझे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे, क्योंकि जो हमारे पास एम्प्लॉई हैं, वैसे तो एम्प्लॉइज़ हमारे पास 1 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, क्योंकि हमारी कैजुअल लेबर की हमें ज़रूरत नहीं होती। हमारे 2 फंक्शनों में आते हैं, 2-3 सफाई वाले, 1-2 बिजली वाले, ऐसे 5-7 बंदे हमारे पास होते हैं। तो मेरा मकसद कहने का है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, एक तो है लेबर की है, दूसरी बात हमारे बिजली के बिल हैं, वो कह रहे हम एवरेज भेज देंगे। अब एवरेज, मेरे घर की एवरेज तो आप भेज दो, 10 रुपये फालतू भेज दो, क्योंकि मैंने हो सकता है टीवी ज़्यादा चलाया हो, एसी ज़्यादा चला लिया, 2 पंखे ज़्यादा चला दियो। आज मैं इस दफ्तर में मेरा ख्याल है 1 महीने बाद इसे आज आधा घंटा बैठा हूँ। जब मेरे दफ्तर में लाइट ही नहीं चलेगी उसका एवरेज बिल क्यों दोगे। जब तक इस महामारी से बचाव नहीं होता, कोई वैक्सीन नहीं बनती, तो इतने सालों से हम लगातार बिजली के बिल दे रहे हैं ना, तो आप 5-6 महीने बिजली का बिल नहीं दोगे तो सरकार को हम सारी ज़िंदगी, अब पिछले महीने ही हमने 1.5-2 लाख रुपया GST सब ने जमा कराया है, सभी ने जमा कराया है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि सेंटर ने अपना इनको जो स्टेट गवर्नमेंट को GST वापस कर दिया है। तो हमारे जो बिजनेस के साथ ऐसा हो रहा है। दूसरी बात ये सुनने में आया, सर आपने बात आपकी काटते हुए मैं पूछना चाहूंगा, जो आपने बताया 1.5-2 लाख GST भरी है, सर उसे संक्षेप में बताएं।
कैसे? मतलब जो आप बता रहे हैं, जो आपके अरे पिछले महीने का 18 अक्टूबर को हमने 1,71,000 रुपये GST जमा कराया। जी। इनकम टैक्स भी जो 15 मार्च को लास्ट डेट होती है एडवांस टैक्स, वो भी जमा कराया। प्रॉपर्टी टैक्स भी 31 मार्च की डेट थी, सभी ने वो भी अदा किया है। कुछ रह गया तो 31 मार्च को लॉकडाउन था, कमेटी बंद थी। तो हर एक तरह के जो हमारा पिछला हमारा जो जनवरी फरवरी का सीजन है उसमें जो था हमने LIC, PPF और अपना GST, अपना क्या नाम इनकम टैक्स, ये सारे टैक्स ही जमा कराए ना। जी। तो अब जो ये होता है अप्रैल से, पहले अप्रैल नई रोकड़ लगती है, कुछ उम्मीद होती है भी नया साल है हम कुछ करेंगे, वो हमारा बंद हो गया। जी। अब बैंक की जो 3 महीने की इन्होंने कहा है जो हमारी EMI है उसको आगे कर दें, डेफर कर दिया जाए, आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। वो भी तब होगी अगर आप वहाँ पर बैंक में जाके लिख के दोगे कि मैं असमर्थ हूँ 3 महीने, ये जब तक लॉकडाउन है 3 महीने 4 महीने मैं EMI नहीं दे सकता, लेकिन जी। उसका इंटरेस्ट वो लगेगा। एक तरफ तो सरकार ने जो सेविंग के ऊपर 2.5% इंटरेस्ट कर दिया, सिर्फ जो 4 भी था 6 भी था 2.5% हो गया। क्या हमारा 10 रुपये 10% 11% उसमें कुछ 2.5-3% कुछ किया? कुछ नहीं किया। मेरी सरकार से एक विनती है कि जितनी देर ये लॉकडाउन है या महामारी का या हमारा इस ट्रेड नहीं खुलती तब तक के लिए हमें ब्याज माफ़ किया जाए। जी। मेरे को तो आज ही किसी मेरे भाई ने बताया कि 26,000 करोड़ रुपए इन्होंने लोन ही माफ़ कर दिया। तो मैं तो लोन माफ़ 26,000 नहीं 68,000 लगभग। ओहो, 68,000 करोड़। आपका शुभ नाम? राहुल गुलियानी। राहुल गुलियानी जी, आप ही मेरे को बता रहे हो जी। न्यूज़ चैनल वाले कि 68,000 करोड़ रुपया लोन माफ़ किया। जी। जी। तो मैं तो सरकार से लोन माफ़ करने की बात नहीं कर रहा। जी। मैं नहीं कहता कि हमारा लोन ही माफ़ कर दो। मैं ये कहता हूँ जब तक हमारी ट्रेन, हमारी गाड़ी हमारी पटड़ी पे नहीं आती जी। तब तक हमें EMI और इंटरेस्ट, EMI तो पोस्टपोन आपने कर दी, जी। सर मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। इंटरेस्ट हमारे से ना लिया जाए। जी सर, आपने कहा EMI काट दी, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे दर्शकों के मैसेज आते हैं कि सरकार के आदेश से EMI पोस्टपोन कर दी जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहां जाके तुम्हें एक लेटर देना पड़ेगा या कुछ। उनकी अभी भी EMI काटी जा रही है। काटी जा रही है जी। और उसके ऊपर अगर किसी के अकाउंट में पैसे नहीं है क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल रहा या पुलिस का डर कह लो, इस टाइम बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं इस टाइम उनके पास कामकाज ना हो, पैसा भी ना हो EMI के लिए, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर भी बाउंस चार्ज लगाया जा रहा है सर। नहीं, एक चीज और है ना, आप कह रहे भी असमर्थ है जी। जो समर्थ होगा वो लोन क्यों लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जिसने लोन ले रखा है वो असमर्थ है, तभी तो लोन लिया ना। दुखारे के थोड़ी ब्याज करेगा, अगले घर में पैसे पड़े हैं वो ब्याज थोड़ी देता रहेगा। क्यों बैंक से लोन लेगा? क्योंकि बैंक का तो आप रात को सो रहे तो भी मीटर चल रहा है, दिन में भी चल रहा है, संडे में भी चल रहा है, सैटरडे में भी चल रहा है, वो तो गुरुपुरब है तो भी चल रहा है, दिवाली को भी चल रहा है। वो असमर्थ है तभी उसने लोन लिया ना, अपने काम को चलाने के लिए, उसको पटड़ी पे लाने के लिए उसी ने तभी तो लोन लिया है ना। तो मेरा मकसद यह है कि एक लोन, बिजली के बिल, और सरकार ये भी कह रही है कि आप इनको तनख्वाह दो, निकालो मत। अब जिनके हमारे कुछ भाई हैं जिनका होटल भी उसके साथ में है, उनके 50-50 वर्कर हैं। अब 50 वर्कर को 50 कमरे तो नहीं ना दे पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखेंगे वो? जी। सोशल डिस्टेंस ये उनको 2 कमरे दे देंगे तो 25-25 कमरे, 25-25 बंदे एक कमरे में रहेंगे ना, तो उनका क्या हाल होगा? हम उनको वो जा नहीं सकते अपने घर। जी जी। तो ये लॉकडाउन खुले, सरकार इनको अपने घर भेजे, वो अपने माँ बाप से बच्चों में जाके बैठें, तो हमारे के ऊपर भी लोड कम होगा। अभी तक उनको हम खाना दे रहे हैं जी, कमरा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एक एक कमरे में 10-10, 12-12, 15-15 लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। ये सच्चाई वाली बात है। तो हमने मतलब ये देखा है कि हमारे को सेक्रेटरी रेड क्रॉस ने किया था फ़ोन भी, आप कुछ करो, लंगर लगाओ। तो मैंने 2-4 दिन लंगर लगाया जी जी। यहाँ से पैलेस में बना के। मैं झुग्गी झोपड़ी में गया हूँ, उनके अंदर राशन मेरे घर के अंदर के राशन से ज़्यादा राशन पड़ा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ कि ठीक बोल रहा हूँ, वो पड़ा है।
तो अभी भी मेरे यहाँ जो राशन, मैंने तो 10 दिन का राशन का हुक्म हुआ था मेरे को, तो अभी भी 6-7 दिन का राशन मेरे पास पड़ा है। लेकिन मैंने एक तो संक्रमण से डरते हुए मैंने वो बंद किया, और इसके अलावा मतलब वहाँ जाके मैंने देखा है, हमारी गाड़ी गई है, लंगर दे के बाहर निकली, दूसरी गाड़ी आ गई, कोई स्कूटर पे लेके आ रहा है 2-2 बाल्टियाँ रख के। जी। मैं ये कहता हूँ जो लोअर मीडियम से जो नीचे के लोअर क्लास के लोग हैं, उनके पास तो खाने को भी बहुत है, उनके पास तो, उनको तो आप अभी चले जाओ ना, भी आप मेरे पास काम पे चले जाओ, नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो पैसे खाने को मिल रहा है। सर मैं आपसे इसी बात पे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जैसे गरीब परिवार है, उसको जैसे आपने बताया रेड क्रॉस की तरफ से हुक्म हुआ, आपने राशन दिया, उनको एनजीओ वाले भी दे रहे हैं, सरकार द्वारा भी पहुंचाया जा रहा है, जो प्राइवेट संस्था है जितनी भी उनके द्वारा भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग थे जिनके पास सेविंग खत्म हो चुकी है, उन तक सरकार का कोई आदेश नहीं है कि राशन मिलेगा या खाने पीने की सुविधा ऐसा, क्योंकि आप समझ सकते हैं सर, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो लाइनों में खड़ के सड़कों में इस टाइम वो लंगर, मीडियम मर कौन रहा है आज की डेट में, मीडियम क्लास जी। एक मैं आपको बताऊं, भी मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा है 4% कोरोना सेस लगाया जाए। मैं ये कहता हूं आज तक हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में जीएसटी 18% है, इनकम टैक्स 30% है, समझे ना जी? प्रॉपर्टी टैक्स है, गाड़ी के ऊपर आप गाड़ी लेते हो 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख रुपए टैक्स है उसके ऊपर, हर 50 किलोमीटर में टोल प्लाजा है, वाटर टैक्स हमारे पास, इवन तक हमारे से फायर टैक्स भी चार्ज किया जाता है। फायर टैक्स जितना आपका प्रॉपर्टी टैक्स है उसका 10% एक्स्ट्रा आपसे फायर टैक्स लिया जाता है। 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपये आपके पास फायर टैक्स भी लिया जाता है। इतने टैक्सेस होने के बावजूद मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक पुलिस वाले ने अपनी फेसबुक पे डाली है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ASI हूँ, मेरी मौत होगी इस कोरोना के दौरान, मेरे को 50 लाख का बीमा मिलेगा, मेरे बेटे को नौकरी भी मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिजनेसमैन, जैसे मकान में पिलर्स होते हैं, ऐसे सरकार चलाने का बिजनेसमैन एक पिलर होता है। तो अब वही पिलर को घुन लग जाएगा, वो पिलर ख़त्म हो जाएगा, उस पिलर को आप रिपेयर नहीं करोगे, वो पिलर ही टूट जाएगा, तो बिल्डिंग कैसे बचेगी? खन्ना सर, मैं आपकी बात को काटते हुए यही पूछना चाहता हूँ कि आप क्या संदेश हमारे चैनल के थ्रू सरकार को कहना चाहते हैं, या किस प्रकार की मदद चाहते हैं, एक बार हम उस पर बात करना चाहते हैं सर। हम ये कहते हैं कि हमारे एसोसिएशन के लिए ऐसा ना, सरकार हमारी बिजनेस कोई भी ट्रेड की पार्टनर है। मैं ये समझता हूँ कि मैं 18% मैं अपने बिजनेस से नहीं कमा रहा, जो मेरी इन्वेस्टमेंट लगा लो, बैंक के लोन लगा लो, तनख्वाहें देने के बाद, और सरकार हमारे एक फंक्शन का हम 1 लाख का बिल अगर काटते हैं, 18,000 उसी दिन गवर्नमेंट को जाता है। 10,000 रुपया हमारा परमिट बनता है विस्की पिलाने का, सिर्फ टू सर्व द लीकर टू द गेस्ट्स। यस सर। 10,000 रुपये वो चले गए, 18, 10, 28,000 हमारे चले गए। छोटे बैंक डालने 50,000 का बिल उनका, मतलब अगर रेट है तो 50,000 का बिल काटते हैं। तो आप मतलब अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ भी 18, 10, 28,000 रुपये लग गए। इसके अलावा शादी में जो लोग आ रहे हैं वो टोल प्लाजा से भी होके आ रहे हैं, वो गाड़ियों को भी पेट्रोल के ऊपर ही हमारा 30% तो मेरे हिसाब से ड्यूटी है ही है। विस्की के ऊपर तो मेरा ख्याल 100% से ऊपर ड्यूटी है। तो अगर हमारा काम, सरकार किसी तरह हमारा काम चलाती है, हमारा बिजनेस चलता है, तो सरकार को भी इनकम होती है, क्योंकि हमारी सरकार की जो ग्रोथ रेट है वो भी गिर रही है, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ रेट भी गिर रही है, उसका भी ध्यान रखना है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस का, जैसे ट्रेनें चलेंगी, अब ट्रेन में 1500-1600 की सीटिंग होती है एक ट्रेन में, जब चलेंगी मेरे को नहीं पता, 3 मई को, 3 मई के बाद चलने वाली नहीं है, ये भी पता लग गया। चलो मई के बाद जून में चलेंगी, जुलाई में चलेंगी। हम ये कहते हैं जैसे ट्रेनें चल जाएं तो उस वक्त हमारे बैंक्वेट हॉल में एक लिमिटेड जो उसका एरिया है, उस जैसे ट्रेन में 1600 बंदा है तो ये उसकी आधी टिकट बुकिंग करेंगे, 800 की, 500 की, 700 की।
हम भी कहते हैं जो हमारी 1000 की कैपेसिटी के बैंक्वेट हॉल हैं उनमें 500, जो 500 हैं उसमें 200, ताकि हमारा कुछ ना कुछ काम चल जाए। और हमारा जो स्टाफ है, एक दिन एक शादी में 400 परिवार के लोग रोटी खाते हैं। वो 400 में वेटर, हलवाई, कुक, स्नैक्स वाले, इवन तक ये टाटा एस ट्रकों के ड्राइवर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, डीजे वालों के ट्रकों वाले, ये 400 परिवार एक दिन में 3-4 दिन की रोटी का, हफ्ते की रोटी, एक फंक्शन में भी उसको 4-5 दिन की रोटी का उसका जुगाड़ बन जाता है। तो एक शादी के ऊपर ही हमारे हिंदुस्तान में खासकर हमारे यहाँ पर 3 तरह के फंक्शन होते हैं, जन्म, मृत्यु और शादी। इसी में हम एक दूसरे से मिलते हैं, इसी में हम फंक्शन करते हैं। और एक शादी जब होती है तो मोची से लेके पेंटर तक, स्कूटर रिपेयर तक, कार रिपेयर तक, सर्विस तक, हर चीज़, कपड़ा भी आदमी उसी वक्त खरीदता है। अब जो हमारा जो बिज़नेस है ये शादियों का है, इसमें हमें इंडिकेशन वैसे तो बहुत हमें समझा दी गई, हमें समझ आ गई, क्योंकि हम 2 महीने से 1.5 महीने से बैठे घर में क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। उसमें बार बार एक ही चीज़ पर जोर दिया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें और एक दूसरे से कम मिलें, थोड़ा दूर रहें, छींकें तो ऐसे हाथ रखें। और इसके अलावा अगर आपको कोई टेम्परेचर है उसको जैसे हम चलो क्रोसिन ले ली या कुछ ले ली, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके अलावा हर वक्त जब बाहर निकलें आप मास्क लगा कर निकलें। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी खोलें, हमारा बिजनेस खोलें, उसके लिए हमें एहतियात हम भी बरतेंगे। जैसे अब मंजी साहब हमने टनल लगाई है, उसमें केमिकल हमने ये सैनिटाइज़र डाल रखा है, आदमी के ऊपर वो फुहार गिरती है, उससे उसका जो बैक्टीरिया वो मर जाता है। तो ऐसा हम लगाएंगे। हम अपना टेम्परेचर चेक करने की मशीन ले आएंगे। लेकिन बात यह है कि हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, क्योंकि कोई पॉजिटिव मान लो दिल्ली से आ गया, कोई पानीपत से आ गया, कोई अमृतसर से आ गया, कोई कहीं, क्योंकि शादी में तो हमें नहीं ना पता कि कौन कौन बंदा कहाँ से आ रहा है। उसके लिए ये ना हो कि कल सरकार हमें ही जिम्मेवारी उठाए, इसलिए तो हम बंद रहना बेटर है, क्योंकि हमें नहीं पता। अभी हमारे पास ऐसी कोई ना हमारे पास कोई सिस्टम है कि हम उसका कोरोना टेस्ट कर लें, भी तेरे को कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, तो 14 दिन बाहर बैठ, 14 दिन के बाद शादी में आई हो, ऐसा तो होगा नहीं। सो मेरा मकसद है कि हमें तो ये नज़र आ रहा है, हमें जो आने वाला जो टाइम है ना, जब तक ये वैक्सीन नहीं बनती, ये हमें अंधेरे में नज़र आ रहा है, ब्लाइंड नज़र आ रहा है, डार्कनेस नज़र आ रही है। तो उसके लिए हमारा जो है, जो हमारे 2-3 ये पॉइंट हैं, मेरा क्या, जो ट्रेड जब तक नहीं चलती, कोई भी ट्रेड, चाहे वो कपड़े की है चाहे कोई है, उसका कम से कम इंटरेस्ट तो वेव करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपके सामने लोग सुसाइड करने तक भी आ जाएंगे। अभी शायद आपको पता है, लखनऊ साहब जाते वक्त एक कार है, मेरा ख्याल अल्टो थी या स्विफ्ट थी, वो पलट गई थी। वो डॉक्टर पटनायक को दिखाने आए थे अपनी बहन को, पता है आपको जी? जी जी। वो क्या है, उससे पूछा गया कि आपके आगे आया कोई, पीछे आया, कहना नहीं, कुछ नहीं, अनबैलेंस हो गया। चलते चलते खाली रोड के ऊपर, कोई रश नहीं, कोई आगे नहीं आया, कोई पीछे नहीं आया। तो साइकोलॉजिकल लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो डार्क दिख रहा है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हम सरकार के हर वक्त साथ हैं, हम हर टैक्स हर देने को देते हैं और देते रहेंगे। लेकिन जो हमारा ये मुश्किल की घड़ी है, इसी आपदा के लिए तो ये टैक्सेस लिए जाते हैं। तो मैं ये सरकार से दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी इस ट्रेड, क्या जो भी ट्रेड के ऊपर दया दृष्टि रखें, सिर पर हाथ रखें, क्योंकि सरकार ही हमारी माई बाप होती है।